नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र के साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं श्री जितेंद्र गुप्त जी। आप लघु उद्योग भारती से संबंधित हैं। आपने कई दायित्वों का निर्वहन किया है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव रह चुके हैं। बिहार लगातार आपका कार्यक्षेत्र रहा है। आज हमसे बातचीत करेंगे। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे आपसे लघु उद्योग भारती के उद्देश्यों के बारे में, उसके कार्य के बारे में और वर्तमान की केंद्र सरकार की नीतियों से लघु उद्यमियों का कितना भला हुआ है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लघु उद्योग भारती की स्थापना क्यों की गई थी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुल मिलाकर 1991 में जब WTO का प्रभाव बढ़ा और वैश्विक नीतियां लागू शुरू हुई, चूँकि भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय इकोनॉमी में लघु उद्योगों का प्रारंभिक काल से ही महत्व था, तो उस समय ऐसा समझ में आया वरिष्ठों को कि हमारे छोटे छोटे उद्योगों पर कुठाराघात होगा। इसलिए 1994 में 25 अप्रैल के दिन ये लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई, जिससे लघु उद्योग थोड़े ठीक चलें, उनको प्रश्रय मिले। हमारे देश में लघु उद्योगों का कोई एकमेव संगठन नहीं था। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र के हिसाब से लघु उद्योगों के संगठन, प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग संगठन। तो एकमेव जो आवाज़ आनी चाहिए लघु उद्योगों के लिए, तो उसकी भी कमी थी। तो लघु उद्योग काम अच्छा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों के अंदर एक भावना बनी थी कि लघु उद्योग चोरी करते हैं, वो टैक्स को चुराते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, पूंजी डुबोते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए लघु उद्योग भारती की मुख्य रूप से स्थापना हुई। जी, किन किन पड़ावों को पार करते हुए आज लघु उद्योग भारती आज इस स्थिति में पहुंची है, और वर्तमान में क्या लघु उद्योग भारती की स्थिति है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने में मुझे अच्छा लग रहा है। आपके झारखंड में ही जो पहले राज्यपाल रहे और कैबिनेट सेक्रेटरी थे अटल जी के समय, प्रभात कुमार जी, वो 1994 में DCSSI के सचिव या कमिश्नर होते थे। उन्होंने ही अपने एक कार्यक्रम में बताया कि किस तरह से एक संगठन का प्रभाव रहता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को कोई भाषण SSI डे पर देना था 94 में, तो उनके ध्यान में नहीं आ रहा था क्या हो। उन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट उनके सामने रखी, लेकिन जो वातावरण था, नरसिम्हा राव जी ने काफ़ी निगेटिविटी से भाषण दिया। फिर बाद में उन्होंने खुद कहा कि जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी था अटल जी का 2000 में, तो लघु उद्योग भारती की स्थापना के बाद हमको क्या चाहिए, वो पूरा एक में पूरे देश से सारी चीज़ें हमारे पास आई। और एक बड़ा उस समय अटल जी ने घोषणा की थी 30 अगस्त 2000 को कि लघु उद्योगों की उस समय जो सेंट्रल एक्साइज में छूट उन्होंने 1 करोड़ की थी। उसमें 50 लाख होती थी छूट की सीमा, और कोई बजट सेशन में नहीं की थी। तो उन्हीं का कहना था कि एक संगठन के कारण और केवल लघु उद्योग भारती के कारण, एक प्रधानमंत्री वो थे, दूसरे प्रधानमंत्री ये थे, कोई बिना बजट सेशन के कारण 30 अगस्त को उन्होंने घोषणा की और 1 सितंबर से वो लागू हुई। ये बहुत बड़ा प्रभाव एक संगठन के कारण आया। उसके बाद की चरणों में ठीक है, संघर्षरत है। आज भी काफ़ी कुछ लघु उद्योगों के प्रति होना बाकी है, क्योंकि हमारे देश में आज भी 99-98% एकल स्वामित्व वाले उद्योग हैं, जिसको प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कहें। मीडियम और बड़े उद्योग बहुत ही गिनती के बराबर हैं। आज की गणना के अनुसार भी करीब 7000 मीडियम और बड़े तो हम समझ सकते हैं कितने हैं। तो उनके लिए जो नीतिगत बातें हों, उनके लिए और जो सुविधाओं की बात हैं, पहले कभी 1300-1400 प्रोडक्ट जो छोटे ही उद्योग बना सकते थे, वो बड़े नहीं बना सकते थे, लेकिन इस पूरी रिजिम में वो नेगेटिव, वो जो पूरी लिस्ट थी वो शून्य कर दी। अब कोलगेट जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बड़ी कंपनियां भी बना रहे हैं। मोमबत्ती बड़ी कंपनी भी बना सकती है, छोटी भी बनाएगी, तो उस बड़ी मछली के सामने छोटा कैसे टिके, ये समस्याएं हैं। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री का जिस तरह से आह्वान है वोकल फॉर लोकल, और उसको लेकर जो एक जिला एक उत्पाद की जो चीज़ें आई हैं, लेकिन ये ऊपर से चल रही है, लेकिन धरातल पर भी बहुत काम करना बाकी है। लघु उद्योग भारती उसके लिए प्रयासरत है और लगातार काम कर रही है। अगर संगठन की बात करें तो कितने सदस्य हैं लघु उद्योग भारती के पूरे देश में?
आज लघु उद्योग भारती की जो स्थिति है देश के सभी राज्यों में, और करीब हमारा अगर जिले की दृष्टि से जाएं तो 550 जिलों में लघु उद्योग भारती की इकाइयां हैं। लघु उद्योग भारती का एक ही उद्देश्य है शुरू से कि ऊपर से ऊपर वहाँ तक जाना है जहाँ नीति निर्माण हो रहा है लघु उद्योगों के लिए, और नीचे से नीचे हमको हर औद्योगिक क्षेत्र तक पहुँचना है। तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, हमारी करीब 750 इकाइयाँ, इकाई का मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ 25 सदस्य हैं वहाँ हमारी इकाई रहती है, और इसमें महिला इकाई भी काफ़ी हैं। तो महिलाओं की भागीदारी और उस तरह से लघु उद्योग भारती का संगठन का व्याप सदस्य की दृष्टि से सोचें तो आज हम 49,000 हमारी लघु उद्योग हमारा सदस्य है। अच्छा, नए उद्यमी अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो लघु उद्योग भारती उनको क्या सहायता प्रदान करती है? लघु उद्योग भारती के एक मुख्य रूप से 6 कार्यक्रम हैं, जिसमें मासिक बैठक तो संगठनात्मक पार्ट है, लेकिन उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए लघु उद्योग भारती की हर इकाई प्रयास करती है। उसके लिए +2 के स्कूल्स या कॉलेजों में जाकर उद्यमिता प्रोत्साहन, फिर वो जो उसमें से आते हैं उनको कहीं प्रशिक्षण है तो उद्योगों में प्रशिक्षण, सरकार की भी काफ़ी केंद्र हैं उनके साथ उनका टाई अप, जैसे वर्तमान में जो स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसमें भी लघु उद्योग भारती का सरकार के साथ MOU भी हुआ। बीच में कुछ शिथिलता आई, अभी दोबारा वो कोशिश हो रही है। अभी उनके CEO भी कार्यालय में होके गए दिल्ली में, जो हमारा रजिस्टर मतलब हेडक्वार्टर है। तो कुल मिलाकर नवीन उद्यमियों के लिए लघु उद्योग भारती पूरी तरह से प्रयासरत रहती है। जी। अच्छा, वर्तमान सरकार जो कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसका लाभ उठाकर लघु उद्यमी अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं, अपना विकास विस्तार कर सकते हैं? एक थोड़ी सी बात आपके इस सवाल में छुपी हुई है, क्योंकि अभी जो लघु उद्योग है पहले ये SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी, और ये करीब पिछले 25 वर्ष से इसको SSE पहले हुआ, फिर MSME हुआ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। पहले जो उत्पादन और अब सर्विसेज और ट्रेडिंग, ये सारा कुछ क्लब किया है। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि क्योंकि एक उत्पादन के लिए एक स्थायित्व की ज़रूरत है, उसके लिए ज़मीन चाहिए, उसके लिए मशीन चाहिए, फिर कुछ ट्रेडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में वो चीज़ नहीं है। आज वो एक शॉप लेकर कुछ चीज़ बेच रहा है, कल को दूसरी चीज़ बेच रहा है, तो दोनों को एक साथ क्लब करना, फिर सर्विसेज चीज़ अलग है। आज हम भारत की जो स्थिति है, आपको ध्यान होगा कि विश्व की आबादी में अगर हम 18% है तो हमारा जो उत्पादन में प्रतिशत है वो हम 3-3.5% है, और चीन हमारे बराबर है, लेकिन उत्पादन में वो विश्व के उत्पादन में आज 25% है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं उसमें हमको उत्पादनरत जो इकाइयाँ हैं उनकी तरफ से फोकस दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसेज कहीं ना कहीं हम किसी को सहायता कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी में उसका भी अपना एक हिस्सा है, लेकिन ट्रेडिंग और उसको अलग करके हमको कहीं उत्पादन इकाई, और उसमें भी माइक्रो, सरकार ने अभी MSME की डेफिनेशन भी चेंज की है, उसमें टर्नओवर को जोड़ा है, लेकिन उसमें वैश्विक टर्नओवर मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर को उसमें से छोड़ा है। ये कुछ विसंगतियां हैं, आगे आने वाले समय में वर्तमान सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है। उनसे ये भी चल रहा है कि जो प्रोडक्ट पहले रिजर्व होते थे उनको कहीं ना कहीं हम दोबारा रिजर्व करें, इसलिए छोटे उद्योग पनपें, और विशेषकर जो एकल स्वामित्व जो प्रोप्राइटरशिप यूनिट के लिए हमको कुछ ना कुछ, या उसमें माइक्रो यूनिट के लिए अलग से कुछ पॉलिसी फ्रेम करनी ही पड़ेगी। जी, आज जैसा आपने बताया, मेरा भी वही सवाल था कि चीन में बहुत सारे लघु उद्यमी हैं और उन लोगों ने पूरे वैश्विक बाजार पे एक तरह से कहें तो कब्जा कर रखा है। भारत के लघु उद्यमी कब ऐसे सशक्त होंगे कि वो विश्व में उनका डंका बजेगा? भारत के उद्यमी सशक्त हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मतलब छोटे छोटे युवाओं में 3% ही आपने कहा कि हाँ नहीं, उद्यमी तो सशक्त हैं, लेकिन वातावरण देने की जरूरत है। ये वातावरण, माफ करना, कि अभी भी सरकारों की तरफ से एक उद्यमी को जो सहायता मिलनी चाहिए, अभी भी उसको स्पीड ब्रेकर हर्डल्स है, उसको कंप्लाइंसेस के नाम पर कभी पॉल्यूशन को लेकर, कभी फायर NOC को लेकर। आज ही मैं कल ही बिहार में आपके यहीं फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में था, वहाँ भी एक उद्योगपति के साथ बैठा था। उन्होंने कहा भाई साहब सब कुछ ठीक है, लेकिन कंप्लाइंसेस को लेकर मुझे बहुत समस्या आती है, चाहे वो सेंट्रल की तरफ से हो चाहे वो स्टेट की तरफ से हो। बहुत कुछ ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, उसमें फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी राज्य सरकारों की तरफ से बहुत सहयोग की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि 5 ऐसी समस्या मुख्य, अगर इसको दूर कर दी जाए तो पूरे वैश्विक बाजार पर भारत के लघु उद्यमियों का कब्जा हो जाएगा, बड़ा स्टेक हमारा हो जाएगा। ऐसे 5 प्रमुख बातें कौन सी होंगी?
कुल मिलाकर हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो लघु उद्योगों को लेके है, वो भूमि भवन नियम है हमारे यहाँ। भूमि भवन नियम राज्यों के अधिकार में आते हैं और सारी कंपनियां हैं, चाहे वो बियाडा आपके यहाँ है बिहार में, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चाहे मध्य प्रदेश में एमपी AKBN है, और ये सब कंपनी लॉ से चलते हैं। और कंपनी लॉ से चलते हैं तो फिर इनका पूरा हिसाब किताब कंपनी के हिसाब से, फिर उनकी जो एक संवेदनाएं होती हैं, तो इसलिए जब भूमि भवन नियम से लेकर फिर पॉल्यूशन के हमारे जो नियम है, फिर कहीं उसमें NGT आ जाता है, फिर उसमें हम अगर देखते हैं ये टैक्सेशन की दृष्टि से नो डाउट ये GST आने के बाद काफ़ी कुछ सरलीकरण और इनकम टैक्स के हिसाब से काफ़ी कुछ ठीक हुआ है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें लेके फिर अलग अलग राज्यों में पावर को लेकर, कहीं सप्लाई को लेकर दिक्कत है तो कहीं उनके रेट्स को लेकर दिक्कत है। तो ये जो चीज़ें ऊपर बड़े उद्योगों में, क्योंकि वो बड़ा पूरा सेटअप है, वहाँ ये सारी चीज़ें वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा उद्यमी जो अकेला उद्यमी है वो कहीं ना कहीं इसमें उलझ जाता है। तो लघु उद्योग भारती का प्रयास यही है, और सरकारों से भी लगातार ये कहना है, अभी वर्तमान सरकार से भी, अभी जो इस समय चुनाव के समय भी हमने जो कहा है कि माइक्रो यूनिट्स के लिए, और ये SP गुप्ता कमेटी में अटल जी के समय भी बात आई थी कि माइक्रो यूनिट्स शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, केवल पर्यावरण और ह्यूमन सेफ्टी के हिसाब से कुछ होना चाहिए। ऐसे ही वो लेबर लॉज में बड़ी के भी वही नियम है, छोटे के भी वही नियम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको नियर फ्यूचर में हमें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर इन सब बाधाओं को समाप्त कर दिया जाए तो भारतीय उद्यमी, लघु उद्यमी विशेष करके अपना प्रोडक्ट बाज़ारों में, विश्विक बाज़ार में ज़्यादा बेहतर ढंग से रख पाएंगे। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये स्वावलंबी भारत है, उसमें लघु उद्योग भारती का क्या योगदान है? अच्छी बात कही संजीवा जी आपने। स्वावलंबी भारत अभियान पिछले 2.5 वर्षों से शुरू हुआ है, क्योंकि इस अभियान का एक ही लक्ष्य है, समृद्ध युक्त भारत और रोजगार युक्त भारत। अब समृद्ध युक्त भारत और रोजगार युक्त भारत के लिए 4 रूट इस अभियान के हैं, जिसमें विकेंद्रीकरण सबसे प्रमुख है, क्योंकि आज जो पिछले अंग्रेजी काल के बाद सारी चीज़ों का जो केंद्रीकरण हुआ है, और भारतीय इकोनॉमी में तो हमने कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और उस हिसाब से हमारा सारा जीवन यापन और सर्वे भवन्तु सुखिनो की बात होती है। इसलिए विकेंद्रीकरण और उसके बाद उद्यमिता और सहकारिता और उसके बाद स्वदेशी, ये 4 रूट पर पूरा फोकस है। इसको लेकर स्वावलंबी भारत अभियान में लघु उद्योग भारती के साथ साथ आज विचार परिवार, जो हम जिस विचार में काम करते हैं, ऐसे 20 संगठन हैं समाज के, इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संगठन मिला के कुल 32 संगठन का एक गठजोड़ पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसमें जोहो कॉरपोरेशन अगर साउथ के हैं, श्रीधर मेम्बू जी इस अभियान के संरक्षक हैं, वो भी हमारे साथ हैं, गायत्री परिवार हमारे साथ है। इस तरह से ये पूरा अभियान चल रहा है, और जगह जगह इसमें पूरे स्वावलंबन केंद्र देश में करीब शुरू हुए हैं 500 जिलों में, और वहाँ टीम 11 जहाँ पूर्णकालिक के साथ साथ वहाँ के उद्यमियों को भी साथ रखा है। उद्यमियों के सम्मान उस स्थानीय स्तर पर और युवाओं के बीच में इस पूरे अभियान के कंसेप्ट को रखते हुए, क्योंकि युवा हमारे पढ़ाई के साथ कमाई करें और इस तरह से उसमें उद्यमिता की भावना है, तो स्थानीय उद्योगों से वो जुड़ें, और इस अभियान का सक्सेस तभी संभव है जब हम विकेंद्रीकरण वातावरण में और उद्यमिता की तरफ जाकर हमारे युवा उद्यमी बने। मैं बिहार के संदर्भ में मैं एक और बात करना चाहूँगा कि यहाँ के युवा सरकारी नौकरियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं बनस्पत की उद्यमी बनने के लिए, उनके लिए कोई आप संदेश देंगे क्या? ये बिहार की समस्या नहीं है, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी मिलाकर केवल 7% हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि 93% लोग कहाँ जाएं, तो उनको स्थानीय उत्पादन को साथ, क्योंकि आज घरों में 70-80% चीज़ें घरों में डेली नीड्स की हैं, जो जिसके लिए बाज़ार विदेशी तो छोड़ो, हम तो कहते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से भी प्रोडक्ट बन के आए। एक मसाला उद्योग देखें, मैं भी मुजफ्फरपुर में था, वहाँ 2 मसाला यूनिटें थी। अब एवरेस्ट मसाला, MDH मसाले, ये सब बाहर से बन के आते हैं, लोकल इंडस्ट्री खड़ी हो। तो बिहार में काफ़ी पोटेंशियल, क्योंकि गंगा की पट्टी में भूमि की भी फर्टिलिटी अच्छी है, और हमारा जो मानसिक स्तर की हिसाब से भी हम बहुत फर्टाइल हैं। तो मुझे लगता है यहाँ के लोग उद्यमिता की तरफ जाएंगे, और कृषि आधारित उद्योग भी काफ़ी हम फल फूल कर सकते हैं। कृषि में ट्रेडिशनली नहीं, अब मेडिसिनल प्लांट की तरफ जाएं, तो कोरोना की बात वो काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं। फ्लोरिकल्चर की तरफ से जाएं, हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएं, ये इसकी संभावनाएं हमारे बिहार में बहुत कुछ है और हम बढ़ सकते हैं। जी, तो हम लोगों के बीच बातचीत के लिए उपस्थित थे
श्री जितेंद्र गुप्त जी, काफ़ी कीमती समय है आपका, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, अपना समय निकाला और हमारे युवाओं को एक संदेश दिया कि नौकरी के पीछे ना भागें बल्कि उद्यमिता करें। अच्छी कमाई है उसमें, अच्छी संभावनाएं हैं, सरकार की अच्छी नीतियां हैं। आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।